फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अलेक्जेंडर, आप उनके बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ा जाता है। अलेक्जेंडर का एक ही ख्वाब था कि मुझे दुनिया जीतना है। ठीक है, विश्व विजयी बनना है। और लगभग वो आधी दुनिया जीत भी चुका था। ठीक है, उसकी अंतिम यात्रा कहाँ तक पहुंची थी? भारत तक। भारत से आगे वो बढ़ ही नहीं पाया था। ठीक है, भारत के पंजाब प्रांत में राजा पोरस के साथ उसकी आखिरी लड़ाई हुई और उसके बाद वो इंडिया से वापस लौट गया। और वापस लौटते समय उसकी डेथ हो गई थी। तो आज हम लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अलेक्जेंडर उसको ग्रीस या जो इंग्लिश नेम है वो बोला जाता है। और भारतीय यानी कि जो ईरानी नाम है, यानी कि हिंदी में जो नाम है, आप उसे ईरान साइड या इंडिया साइड उसे किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि विश्व विजय भी माना जाता है। देखो क्या बोला गया है अलेक्जेंडर के बारे में। अलेक्जेंडर के जो फादर थे उनका क्या नाम था? फिलिप सेकंड। फिलिप द्वितीय जो थे वो अलेक्जेंडर के फादर थे, जो कि 359 बीसी में, यानी कि जब तक क्रिश्चियनिटी पृथ्वी पर नहीं आई थी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 359 साल पहले मकदूनिया, मकदूनिया हिंदी में बोला जाता है यानी कि मैसेडोनिया, मकदूनिया या फिर मैसेडोनिया। मैसेडोनिया का किंग कौन था? फिलिप सेकंड था। और फिलिप सेकंड कौन था? अलेक्जेंडर के फादर थे। ठीक है, मैसेडोनिया आज के समय में ग्रीस में है, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, ग्रीस में माना जाता है मैसेडोनिया है। और वही 359 बीसी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 359 साल पहले मैसेडोनिया यानी कि मकदूनिया में किनका राज था? फिलिप सेकंड का। और फिलिप सेकंड की खास बात क्या थी? ये अलेक्जेंडर के फादर थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखोगे। आगे देखिए क्या बोला गया है कि पिता की डेथ के बाद 20 साल की एज में ही अलेक्जेंडर क्या हुआ? किंग बना। कहाँ का? मैसेडोनिया का। ठीक है, मैसेडोनिया यानी कि मकदूनिया का, जो कि ग्रीस में पड़ता है। और इसमें क्या बोला गया है कि वो अरस्तु के स्टूडेंट थे। ठीक है, अलेक्जेंडर के जो गुरु थे, जो टीचर थे, उनका नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु एक फिलोसोफर, एक दार्शनिक थे ग्रीस के। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप देखिए, अलेक्जेंडर, अगर आपको पूछेगा अलेक्जेंडर किंग कब बने, तो कौन सी उम्र में बने? 20 साल की उम्र में बने। इस चीज को आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु कौन थे? एक प्रकार के दार्शनिक थे। कहाँ के? ग्रीस के। मैसेडोनिया कहाँ पड़ता है? ग्रीस में। ठीक है, जिसे मकदूनिया भी बोला जाता है। और अलेक्जेंडर के पिता का नाम अगर आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? फिलिप सेकंड। ठीक है, फिलिप सेकंड कहाँ के राजा थे? मैसेडोनिया के। और ये कब बने थे किंग? ईसा मसीह के जन्म से भी 359 साल पहले ये किंग बने थे। कहाँ के? मैसेडोनिया के। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पढ़ रहे थे, सिकंदर के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए आगे इसमें क्या बोला गया है कि सिकंदर का भारत आक्रमण लगभग 326 बीसी में हुआ था, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 326 साल पहले अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया था। कहां पर? इंडिया के पंजाब प्रांत वाले एरिया में वो आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो उस समय नॉर्थ इंडिया यानी कि भारत के नॉर्थ इंडिया में, यानी कि उत्तर भारत में, स्पेशली जो आपका मगध वाला जो राज्य है, मगध महाजनपद है, यानी कि आपका आज का जो बिहार वाला जो क्षेत्र है, उस समय वहां पर किसका शासन था? नंद वंश का शासन था। नंद वंश में भी कौन, किसका, किनका शासन था? राजा घनानंद का। ठीक है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस समय सिकंदर का भारत में आक्रमण के समय नॉर्थ इंडिया में सबसे पावरफुल किंग कौन था? तो वो था मगध के जो राजा थे, उनका क्या नाम था? घनानंद। वो थे पावरफुल किंग। हालांकि सिकंदर की लड़ाई घनानंद से नहीं हुई, सिकंदर की लड़ाई पंजाब के राजा पोरस से हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये उसकी आखिरी लड़ाई थी। इसके बाद वो भारत से वापस लौट गया और वापस लौटते समय उसकी डेथ हो गई थी। तो यही बात इसमें बोला गया है कि सिकंदर का भारत आक्रमण लगभग 326 बीसी में हुआ, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 326 साल पहले कौन आया था इंडिया में? अलेक्जेंडर आया था। ठीक है, जिसकी लड़ाई राजा पोरस से हुई थी। लेकिन उस समय भारत का सबसे पावरफुल किंग कौन था? घनानंद था, जो कि नंद वंश से था। और ये मगध कहां पर पड़ता है? आपका बिहार में। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो क्या बोला है, सिकंदर भारत में काबुल से होते हुए आया था। काबुल कहां पड़ता है दोस्तों? आपका अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? काबुल है। तो अफगानिस्तान से होते हुए, काबुल से होते हुए वो हिंदुकुश पर्वतमाला को पार करके भारत आया था। हिंदुकुश पर्वतमाला पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान वाला जो एरिया है ना, वहां पर पड़ता है हिंदुकुश पर्वतमाला। वहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा को क्रॉस करते हुए वो भारत में घुसा था। दर्रा का अर्थ होता है दोस्तों, दो पहाड़ों के बीच का जो एरिया होता है ना, आने जाने वाला जो रास्ता होता है, उसे दर्रा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिकंदर कहां से भारत में आया? हिंदुकुश पर्वतमाला को क्रॉस करके खैबर दर्रे से होते हुए भारत में घुसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ रहे थे। सिकंदर में हम लोग आगे देखते, देखिए क्या बोला गया है कि सिकंदर सिंधु नदी पार करने के बाद सिंधु और झेलम नदी के बीच में एक राज्य था जिसका नाम था तक्षशिला। तक्षशिला का एक राजा था जिसका नाम था राजा अंबी।
उसने क्या किया, अलेक्जेंडर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो डर गया था। अलेक्जेंडर से जब उसको पता चला कि ये लगातार जीतते हुए आ रहा है, जीतते हुए आ रहे, आज तक एक भी वॉर नहीं हारा है, फाइट नहीं हारा है, ये बहुत खतरनाक है करके, तो इससे तक्षशिला के जो राजा थे, राजा अम्बी, वो बहुत घबरा गए और उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया। अलेक्जेंडर से लड़ना जरूरी उन्होंने नहीं समझा और क्या किया उन्होंने, सरेंडर कर दिया दोस्तों। सरेंडर सरेंडर किया और साथ ही में उसे आगे बढ़ने का भरोसा भी दिया कि आप, हम आपसे सरेंडर भी कर रहे हैं, आपसे संधि कर लेंगे और आपको आगे का मार्ग भी बताएंगे। ये किसने कहा, राजा अम्बी ने कहा। और अम्बी कहाँ के राजा थे, तक्षशिला के राजा थे। और ये तक्षशिला कहाँ पड़ता है दोस्तों, तक्षशिला पड़ता है आपके आज के समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, रावलपिंडी नाम का जो क्षेत्र है ना, वहां पर तक्षशिला पड़ता है। ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी आप सुने होंगे, जहाँ के प्रोफेसर चाणक्य भी थे। ठीक है, तक्षशिला देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक माना जाता है, जहां पर देश विदेश के लोग आते थे पढ़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तक्षशिला आज के समय में कहां पर है, भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। और इसी तक्षशिला के जो राजा थे वो कौन थे, उनका नाम था राजा अम्बी, जिन्होंने सिकंदर से यानी कि अलेक्जेंडर से लड़ना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो घबरा गए थे, उनको लगा मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा करके, तो उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया। ठीक है, उनसे संधि कर ली और आगे बढ़ने का भरोसा दिया, किसको, अलेक्जेंडर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि अलेक्जेंडर का पंजाब के राजा पोरस के साथ एक वॉर हुआ, यानी कि एक युद्ध हुआ, क्योंकि तक्षशिला को तो ऐसी जीत लिया था। उसके बाद वो आगे बढ़ा, भारत के अंदर घुसने की कोशिश कोशिश किया। तो उसकी पहली लड़ाई जो हुई थी भारत में, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, तो पंजाब के राजा पोरस के साथ हुई थी। ये जो पोरस नाम है, ये उन्होंने दिया था, असल में इनका जो हिंदी में नाम है, एक्चुअल नेम है, वो था राजा पुरुषोत्तम। ठीक है, तो ये पौरव राष्ट्र के राजा थे, जिनके साथ अलेक्जेंडर का वॉर हुआ था। कहां पर हुआ था, झेलम और चिनाब नदी का जो क्षेत्र होता है ना, ये जो पौरव राष्ट्र है, जहां पर राजा पोरस थे, वो कहां पर हुआ था, झेलम और चिनाब नदी का जो मध्यवर्ती का जो क्षेत्र है, वहां पर उनका वॉर हुआ था। और उस वॉर में किनकी हार हुई थी, राजा पोरस की हार हुई थी। आपको इस चीज को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की आर्मी ने क्या किया, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ठीक है, झेलम के बाद कौन सी नदी आई, व्यास नदी। इस व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, क्योंकि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो लगातार लड़ते हुए आ रही थी, अलग अलग मौसम से लड़ते हुए आ रही थी, और लड़ते लड़ते सेना में एक प्रकार की थकावट आ गई थी, थकान आ गई थी, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। अलेक्जेंडर चाहता था कि हम आगे और बढ़े, लेकिन सेना ने इस नदी को पार करने से मना कर दिया। मतलब उसकी जो विश्व को जीतने की जो चाहत थी, इस चीज में सेना ने उनका पूरा साथ नहीं दिया और भारत से उसको वापस लौटना पड़ गया। तो उसकी आखिरी लड़ाई किससे हुई थी, पंजाब के राजा पोरस के साथ हुई थी। और इस वॉर में पोरस भले ही हार गए थे, लेकिन इस वॉर के बाद ही अलेक्जेंडर को भारत से वापस लौटना पड़ गया। इसके आगे वो आगे बढ़े नहीं पाया। ठीक है, तो ये पौरव राष्ट्र जो है, जहाँ के राजा पोरस थे, कहाँ पर पड़ता है ये, झेलम और चिनाब नदी का जो मध्यवर्ती का क्षेत्र है, वहां पर ये क्षेत्र पड़ता है, जहाँ के राजा पोरस थे। पोरस का जो असली नाम था, इंडियन नेम, वो था राजा पुरुषोत्तम। ठीक है, और सिकंदर और पोरस के बीच में कौन सा वॉर हुआ था, बैटल ऑफ हाइडे स्पीच। ठीक है, झेलम नदी या फिर वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध इसे बोला जाता है। आप लोग याद रखेंगे, इस वॉर को क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ हाइडे स्पीच। ये अलेक्जेंडर का फाइनल वॉर था और इसके बाद वो कोई वॉर नहीं लड़ा, वापस लौट गया भारत से। ठीक है, और वापस लौटते समय उसकी डेथ हो गई। 19 महीने तक वो भारत में रहा, इस चीज को याद रखोगे। और उसके बाद सिकंदर की जो आर्मी थी, उसने क्या किया, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। बोले कि हम इसके आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, हम थक चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला आप इतना नोट कर लो। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या बोला गया कि अलेक्जेंडर ने अपने जीते हुए क्षेत्रों को, यानी कि भारत में या उसके आसपास के क्षेत्र में जितना भी वो एरिया जीता था भारतीय उपमहाद्वीप में, उनको किनको सौंप कर चले गया वापस, अपने सेनापति और गवर्नर को। सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर, और गवर्नर कौन थे, फिलिप। उनको ये क्षेत्र देकर वापस भारत से वापस लौट गया। ठीक है, अपने घर की ओर। कब लौटा था, 325 बीसी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 325 साल पहले वो भारत से वापस लौट गया। अपने जीते हुए एरिया को किसने दे दिया, उसने अपने सेनापति और अपने गवर्नर को दे दिया, सेल्यूकस निकेटर और फिलिप को दे दिया। सेनापति कौन था उसका, सेल्यूकस निकेटर, और गवर्नर कौन था, फिलिप। ठीक है फ्रेंड्स, फिलिप याद रखना, उसके पिता भी थे, फिलिप सेकंड। ये फिलिप जो है वो अलग है, उसका गवर्नर था। ठीक है, अपने गवर्नर और सेनापति को सौंप कर वो वापस भारत से लौट गया। हालांकि अलग बात है कि आगे चलकर सेल्यूकस निकेटर का ही भारत में जितना अलेक्जेंडर जो क्षेत्र जीता था, उस पर सेल्यूकस निकेटर ने ही हुकूमत किया। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए क्या बोला है कि अलेक्जेंडर ने अपने दो नगरों की स्थापना की। अलेक्जेंडर ने दो नगरों की स्थापना की, एक का नाम था निकैया, जीत की खुशी में, और दूसरा था बहुकेफला।
यानी सिकंदर जब जीता था भारत के आस-पास के क्षेत्र में, तो उसने 2 नगरों की स्थापना की। एक का नाम था निकैया, जीत की खुशी में, क्योंकि उसने आस-पास के क्षेत्र में लगातार भारत में जीत हासिल की थी। यानी कि पोरस के साथ फाइनल वॉर हुआ था, लेकिन उससे पहले जितने भी क्षेत्र जीते थे, भारत के आस-पास के जो क्षेत्र थे, उनको जीत लिया था उसने। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वाले जो क्षेत्र थे, उनमें उसने जीत हासिल की थी, अफ़गानिस्तान और ईरान वाले क्षेत्र में। तो जीत हासिल करने के उपलक्ष्य में उसने एक शहर बसाया जिसका नाम था निकैया, जीत की खुशी में, और दूसरा था बऊ केफ़ला। बऊ केफ़ला जो है, वो भी एक शहर बसाया और उसका नाम क्या रखा? बऊ केफ़ला, और ये बऊ केफ़ला सिकंदर के घोड़े का नाम था। ठीक है? इस चीज़ को याद रखोगे। तो अलेक्ज़ेंडर के अगर घोड़े का नाम अगर आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? बऊ केफ़ला। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे अलेक्जेंडर भारत में टोटल 19 महीने तक रहा, लगभग 1.5 साल तक वो भारत में रहा, और 1.5 साल रहने के बाद वो भारत से वापस लौट गया। कितने महीने तक रहा? 19 महीने तक भारत में रहा, लगभग 1.5 साल आप मान सकते हो। ठीक है, और भारत से कब लौटा? 325 बीसी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 325 साल पहले भारत से 325 साल पहले भारत से वो लौट गया। अपने जीते हुए क्षेत्रों को अपने सेनापति और गवर्नर को देकर भारत से लौट गया। सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, और गवर्नर कौन था? फिलिप। आगे चलकर इन क्षेत्रों में जिनको अलेक्जेंडर ने जीता था, उस पर किसका कंट्रोल हो गया? सेल्यूकस निकेटर का, जो कि उसका सेनापति था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे और इतना नोट करिए आप लोग। सो फ्रेंड्स, आगे देखते देखिए इसमें क्या बोला गया है कि सिकंदर की जो डेथ हुई थी ना दोस्तों, मात्र 33 साल की उम्र में इराक के बेबीलोन में हुई। जब वो भारत से जीत कर वापस लौट रहा था, तो वापस लौटते समय इराक में एक जगह है जिसका नाम है बेबीलोन। उस बेबीलोन में क्षेत्र में, उस बेबीलोन जगह पर मात्र 33 साल की उम्र में अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। और सिकंदर के साथ आने वाले जो प्रमुख राइटर्स थे, जो हिस्टोरियंस थे, वो जब भारत आया तो अपने साथ पूरी फौज, पूरी सेना, सबको लेके आता था। मात्र उसमें लड़ने वाले सैनिक नहीं होते थे, लेखक भी थे उसमें, ऑथर थे। उनमें से कौन था? सिकंदर के साथ आने वाले प्रमुख जो यूनानी लेखक थे, उनका नाम था निर्याकस, फिर था आने क्रिस्टस, फिर था एरिस्टोब्यूलस। ये जो 3 थे, इनके जो रिकॉर्ड्स थे वो अधिक प्रामाणिक थे, अधिक रिलायबल थे, विश्वसनीय थे। इन्होंने जो भी रिकॉर्ड किया, इनको माना जाता है कि वो अधिक प्रामाणिक थे और विश्वसनीय थे। तो ये 3 लोग जो थे, वो अलेक्जेंडर के साथ आने वाले प्रमुख लेखक या ऑथर से आप मान सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था अलेक्जेंडर के बारे में एक छोटी-सी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।